नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, एक तरफ ट्रंप जो है वो ऐलान करते हैं कि अब किसी तरीके के एनर्जी सोर्सेस पे हमला नहीं होगा, सीज फायर वाली भाषा बोलते हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ये ऐलान कर देते हैं कि नहीं, आप कुछ कह लीजिए, युद्ध होता रहेगा, युद्ध जारी रहेगा, युद्ध जो है कब बंद होना है ये आप तय नहीं करेंगे। बाकायदा इसको लेकर के नेतन्याहू वीडियो जारी करते हैं। अब वो ट्रंप से बात करने का दावा करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इजराइल से जो है वो उसको सब पोस्ट किया जाता है। मैं सुनवाता भी चलता हूँ दर्शकों को, जरा सुना दीजिए थोड़ी सी बात, हालांकि वो फारसी में है, फिर हम उस पर बात भी कर लेंगे। सुनाइएगा। מידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. अब ये जो जिस तरीके की भाषा नेतन्याहू बोल रहे हैं सर, क्या ये ट्रंप को खुली चुनौती है कि आप कुछ कहिए, आपके बस में कुछ भी नहीं है आप, और जो आरोप लगता है उनके ऊपर वो भी साबित हो रहा है कि ट्रंप सिर्फ नेतन्याहू के हाथ की कठपुतली है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो कहते हैं ना, अपने कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये जो हिब्रू में 4 लाइनें बोली हैं, इन्होंने ट्रंप को असली आईना दिखा दिया और औकात दिखा दी कि वो चीज क्या है। अभी तक दुनिया के अंदर केवल आशंका थी, तमाम तरह के वो थे ओके भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन अब ये बड़ी साबित हो रही है बात साफ, जो मैं पहले दिन से आपको एक ही बात कर रहा हूं 28 फरवरी से, कि युद्ध अमेरिका का है ही नहीं है। ये युद्ध तो इजराइल का है, और इजराइल में भी नेतन्याहू का है, स्पेसिफिकली ग्रेटर इजराइल का एक हवा खड़ा करके, और पूरे अगले जो चुनाव होना है अक्टूबर में, उसका एक माहौल बनाने का कार्यक्रम। उसी के तहत आपने देखा किस तरीके से ओपनली ये व्यक्ति डिफाई कर रहा है। वीडियो तो बहुत लंबी थी, लेकिन चूंकि हिब्रू में थी और वो था, तो मैंने जान के छोटा सा पीस दिया। उसने एग्जैक्टली कहा क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसको कोट एंड कोट बता रहा हूं। उसका कहना है कि इस युद्ध की समाप्ति का निर्णय अमेरिका नहीं लेगा। ये कब किया उसने, वीडियो ये भी देख लीजिएगा। जिस समय इजराइल और ईरान आपस में बिल्कुल जबरदस्त आतिशबाजी में लगे हुए थे, हमलों में लगे हुए थे, उस समय आपने देखा कल शाम को 6 बजे किस तरीके से ट्रंप एक तरीके से युद्ध को छोड़ के भाग खड़े हुए कहते हैं उसको, सीज फायर नहीं कहते उसको, भाग खड़े हुए, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां है अमेरिका की, वो सारी दुनिया को पता है। उसके बाद ये वीडियो आया है, और इस वीडियो में भी जारी करने से पहले उसने बाकायदा ट्रंप से बात की है नेतन्याहू ने। कहता है कि युद्ध की समाप्ति का निर्णय अमेरिका नहीं लेगा, ये तब होगा जब रक्षा मंत्रालय यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा करेगा। यानी कि इजराइल ट्रंप से बड़ा हो गया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। ऑन रिकॉर्ड वो कह रहा है, विश्व मंच पर ट्रंप को छोटा दिखा रहा है और शक्तिहीन बताने की कोशिश कर रहा है कि हु आर दे, वी आर द पीपल हु विल टेक ए कॉल। नेतन्याहू ने कहा, हम ईरान पर हमला बंद नहीं करेंगे, ये हमारा फैसला है, आईडीएफ का फैसला है, हमें ट्रंप की परवाह नहीं है। ये है नेतन्याहू का असली रंग, जो आने वाले दिनों में ट्रंप को बहुत लंबे समय तक, इस चीज में आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से वो उसको अब क्या जवाब देगा। जो अपने सवाल थे उनके तो वो जवाब देता ही नहीं है। और इस पूरे संबोधन में इन्होंने क्या क्या कहा वो जरा इंपॉर्टेंट है। 4 लाइनें कहते हैं, स्टार्टेड विद दिस, कि आज सुबह मैंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। ट्रंप का मानना है कि समझौते के माध्यम से हमारे युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना है, एक ऐसा समझौता जो हमारे महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेगा। साथ ही हम ईरान और लेबनान पर दोनों पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बाधित कर रहे हैं और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले 2 और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। हम किसी भी सूरत में ईरान के महत्वपूर्ण हितों की चोट करते रहेंगे। स्पष्ट किया कि इजराइल अमेरिका या ट्रंप द्वारा किसी भी तरह के विराम की परवाह किए बिना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजराइल अमेरिका या ट्रंप द्वारा पर्सनली नाम ले रहा है वो, की परवाह किए बिना अपनी समय सीमा के अनुसार ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले जारी रखेगा। इसका मतलब आप क्या समझते हैं राम प्रकाश जी? ये खुली चुनौती है अमेरिका की माइट को, अमेरिका की ताकत को। ट्रंप हो ना हो, उनका कहना है कि वे ईरान पर हमले जारी रखेंगे। अब ट्रंप अपने देश में क्या शर्मिंदगी का सामना नहीं करेंगे, और पूरी दुनिया में उनके साथ क्या बढ़ेंगे। नेतन्याहू अपने असली इरादों के साथ सामने आ गए हैं।
और अब देखिए उसके लिए भी करो या मरो की स्थिति है, वो बैकआउट कैसे करे, उसके पास बैकआउट करने का कोई जरिया नहीं है। तो अब ये युद्ध बिल्कुल जो कल ईरान ने कहा था, ये उसी लाइन पर चला गया कि सीज फायर का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये तो एक पक्ष हुआ जो ये इनका सहयोगी है, जो नेतन्याहू ने जो बात कही। एक मैंने बहुत छोटी सी क्लिप आईआरजीसी के कमांडर की भेजी है, जो उनके प्रवक्ता है, वो और देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ट्रंप जो है वो विश्व के सबसे ताकतवर नेता है या दुनिया के सबसे बड़े जोकर है। जरा एक वो छोटी सी क्लिप और दिखा दीजिए। و نیروهای مسلح مقتدر ایران را با فیلم‌های ساخته و پرداخته هالیوودی و قهرمانان خیالی اشتباه گرفته اید و با محاسبات غلط تجاوز را آغاز کردید. شاید این همه شکست در تصورتان هم نمی گنجید و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. अब राम प्रकाश जी देखिए, नेतन्याहू ट्रंप का मित्र, इजराइल की लड़ाई में कूदा बिना किसी कारण के, अमेरिकन इंटरेस्ट के। उसका हाल देख लीजिए नेतन्याहू क्या कर रहा है। ये आईआरजीसी के कमांडर हैं, आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं। इनका तो ट्रंप के खिलाफ बोलना स्वाभाविक बनता है। इन्होंने क्या कहा, जब कल ट्रंप ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग को हॉलीवुड जैसी फिल्मों जैसे समझ रखा है, लेकिन हम उसे दिखाएंगे कि असली जंग कैसी होती है। ना तो कोई सीज फायर होगा और केवल जीत होगी, वो भी सिर्फ हमारी। अब पहले वाले लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप की वो गत बन रही है जिसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। उधर से सहयोगी इजराइल आईना दिखा रहा है, ईरान का तो स्वाभाविक उसका धर्म है, और ट्रंप क्या कह के भाग रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे उसके आज के, जो उसने अल जजीरा को कहा है। कहता है कि हमारे यहां सबसे पहले जो मेरा रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ, उसने कहा था कि ईरान पर हमें हमला करना चाहिए। आप याद कीजिएगा, 5 दिन पीछे चलिए। 5 दिन पहले क्या कह रहा था कि मेरे दामाद जो है जेरेड कुशनर, विटकॉफ और एक और सलाहकार, होपफुली मार्को रूबिया, इन 3 लोगों ने सलाह दी थी। उसके बाद ये शुरू किया था। अब उसको लग रहा है कि दामाद का नाम सीधा सीधा जियोनिस्ट लॉबी के साथ, क्योंकि वो खुद यहूदी है और जो उसके पूरे एंटीसीडेंट जिस तरह की प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, सारे काम करता है, तो अब दामाद को धीरे से पीछे हटा लिया और अब सीधा सीधा जो झोला उसके सामने रख दिया, पीट हेगसेथ के सामने, कि इन्होंने कहा था मुझे। युद्ध की शुरुआत या युद्ध की घोषणा, युद्ध में जाने का ना जाने का एक प्रक्रिया है। पहले सीआईए ब्रीफिंग करेगा, पेंटागन ब्रीफिंग करेगा, आर्मी कमांडर्स ब्रीफिंग करेंगे, सेंटकॉम जो उनकी सेंट्रल कमांड है, उनका सारा फीडबैक होगा, बाकायदा लाइन ऑफ एक्शन तय होगी, वार के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यूएस कांग्रेस परमिशन देगी, तब आप युद्ध में जाएंगे। इनमें से कौन से प्रोसेस को ट्रंप ने फॉलो किया? नन ऑफ देम। उसका यह परिणाम है कि ट्रंप पहले तो बदहवासी में, ब्लैकमेलिंग के कारण, चूंकि वो कंप्रोमाइज प्रेसिडेंट है नेतन्याहू के हाथों में, पहले तो वो युद्ध में कूद गया, और अब जब उसको ना इसका और दिख रहा है ना छोर दिख रहा है, और देश में यूएस कांग्रेस जिस तरीके से उसको, जो कमेटीज हैं अलग अलग, वो उसकी चाहे पॉम बॉन्डी हो जो उसके अटॉर्नी जनरल है, चाहे उसकी जो इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड है, उनकी जो वहां पर लगातार डेली जो आप ग्रिलिंग देखते हो आप सुबह से शाम तक, उसका परिणाम है कि ट्रंप के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बची, वो युद्ध छोड़ के भागा। और अब ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा, ना तो उसको अपना इजराइल एंडोर्स कर रहा है, ईरान उसके खिलाफ था ही, और देश के अंदर उसका कोई नाम लेवा ऑलरेडी नहीं है। तो आज ट्रंप इस स्थिति में है कि खुद की फेस सेविंग बचाने के लिए नित नए झूठ के अंदर नए झूठ गढ़ता है और उसी के अंदर दस्ता चला जाता है। अमेरिका को जो अभी तक विश्व शक्ति थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको एक क्लाउन के तौर पर, अमेरिका जो जोकर होता है उसके रूप में सामने आए हैं ट्रंप, और पूरी अमेरिका की जो अर्जित साख है उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है इस पूरे खेल के अंदर। मेरा सवाल ये है सर कि जो नेतन्याहू अब अलग भाषा बोल रहे हैं, ट्रंप अलग भाषा बोल रहे हैं, अब दोनों की भाषाएं बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है, रास्ते भी पूरी तरीके से अलग दिख रहे हैं। ट्रंप भागना चाहते हैं, नेतन्याहू मारना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। सर साफ ये है कि आखिर इससे ईरान को कितना फायदा होगा। साथ में एक और चीज है सर कि अगर अमेरिका किसी भी तरीके से किनारे हट जाता है तो इजराइल कितना समय तक लड़ पाएगा? नहीं, इजराइल का संकट ही सबसे बड़ा होगा राम प्रकाश। आपने पिछले साल जून में ऑब्जर्व नहीं किया था, जब इनकी लड़ाई चली 10 से 11 दिन, और जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उसके बाद किस तरह की डिस्ट्रेस कॉल नेतन्याहू ने की, और हालत ये हुई कि ट्रंप जो G7 के लिए कनाडा गए हुए थे, आपको याद होगा, उसको रातों रात छोड़ करके भागे आए। यहां पर उनको लड़ाई का वो किया, B-2 बॉम्बर्स रातों रात जाकर के जिस तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया, तो वो चीज भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो व्यक्ति है नेतन्याहू, ये रक्त पिपासु व्यक्ति है, इसके पास समय बहुत थोड़ा है राम प्रकाश जी। मार्च खत्म होने जा रहा है, अक्टूबर में चुनाव है,
और उसको ये पता है कि अगर तू सत्ता में नहीं रहा तो सीधा जेल जाएगा। जिस तरीके के भ्रष्टाचार के उसके ऊपर आरोप है, जिस तरह की सारी परिस्थितियां हैं, उसके पास बचाव का और कोई जरिया ही नहीं है, केवल और केवल उसको सत्ता चाहिए। और सत्ता कब चाहिए कि जब अंधराष्ट्रवाद की स्थिति बने। इस बार जो इस पूरे युद्ध के अंदर आप एक चीज ऑब्जर्व आपने भी की होगी, चाहे वो इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, दोनों ही देश के जो लोग हैं वो ईरान पर हमले को लेकर के देश के झंडे के नीचे नहीं इकट्ठे हुए हैं। चाहे वो इजराइल की बात कर लीजिए चाहे अमेरिका की। और उसका सिंपल कारण ये है कि कोई लॉजिक नहीं है लड़ाई शुरू करने में। ईरान किसी भी तरीके से अपनी तरफ से ना तो इजराइल पे कोई पहल कर रहा था, उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम आपने ऑलरेडी डिमोलिश कर दिया था, तो इजराइल क्या कह के युद्ध में कूदा? देयर वाज नो लॉजिक एक्सेप्ट फॉर ग्रेटर इजराइल का एक फर्जी नारा, अच्छे दिन टाइप का। तो वही परिस्थिति वहां थी। उधर से अमेरिका में सरेआम ये बात हो रही है कि तुलसी गवार्ड ने कांग्रेस के सामने ये कह दिया परसों, आपने सुना होगा, कि कोई हमला नहीं था इमिनेंट किसी भी तरीके का ईरान की तरफ से, और ना वो अपने परमाणु कार्यक्रम को परसू कर रहे थे। और गजब देखिएगा, फिर वहां कांग्रेस में उनसे अगला सवाल पूछा गया कि आप उत्तर कोरिया के बारे में बताइए। तो उसने कहा कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम भी है और कैरियर भी है, मिसाइल भी है, एंड दे कैन डिलीवर टू द होमलैंड। तो यूएस कांग्रेस के सीनेटर ने कहा कि मिस तुलसी, देन टेल मी कि जिसके पास परमाणु बम है, कैरियर है, आपको हमला उस पर करना चाहिए या जिसने अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिया उस पर करना चाहिए? उसके ऊपर तुलसी के पास कोई शब्द नहीं था। यही ट्रंप सरकार की हकीकत है। अमेरिका के अंदर बहुत बुरे तरीके से ट्रंप का पूरा सिस्टम गिर चुका है और उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। नेतन्याहू को जवाब देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो लगातार युद्ध में ही रहता है। अभी भी जो आपने देखा, उसने कहा कि हम ईरान पे भी हमला कर रहे हैं और लेबनान पे भी हमला कर रहे हैं, लगातार जारी रहेगा। और इस पूरे खेल में देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो ईरान कर रहा है, जिस तरीके से अमेरिकन बेसिस पे हमले कर रहा है, इजराइल को टारगेट कर रहा है, उसके दोनों परमाणु शहर भी टारगेट कर दिए। 5 लेयर की सुरक्षा है रामप्रकाश जी, जहां पर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और 5 लेयर की सुरक्षा को भेजते हुए ईरान की मिसाइलें वहां पे गिरी। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बौखला के पगला गए नेतन्याहू कि ये हो क्या गया है। और खुद जाना पड़ा उनको उस शहर के अंदर कि भाई ये जाके देख करके, और फिर कहा कि नहीं हम इसको सबको ठीक कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप बंकरों में रहिए। तो आप सोचिए ईरान का जो मिस एडवेंचर था, और उसके बाद उसकी इकोनॉमी पे आएंगे तो आप हंसेंगे अमेरिका और इजराइल की रणनीति पे। आपको ध्यान होगा युद्ध से पहले ईरान प्रतिदिन 11 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता था, केवल 11 लाख बैरल, और उसे $65 प्रति बैरल के हिसाब से बेचा करता, और $18 की वो छूट भी देता था, यानी कि $47 पे पर बैरल तेल वो बेच रहा था 11 लाख। आज उसका देखिए, इस युद्ध के दौरान जब सऊदी अरब से लेकर के, कतर से लेके, कुवैत से लेके पूरे मिडिल ईस्ट के तेल लोगों का क्रूड का प्रोडक्शन कम हुआ है, गैस फैसिलिटीज हिट हुई, उसमें अच्छा वो डायरेक्ट युद्ध में भी नहीं है, ईरान डायरेक्ट युद्ध में है, अब वो प्रतिदिन 15 लाख बैरल का उत्पादन करता है और इसे $110 प्रति बैरल उसको बेचता है चाइना को, और उसमें छूट है $2 से $4 की। अब आप सोचिए, इसमें पेट्रोकेमिकल की बिक्री नहीं है, केवल मैं कच्चे तेल की बात कर रहा हूं। तो आप सोचिए उसकी वो भी बढ़ गई, इनकम भी बढ़ गई। तो इस तरीके से ईरान को तो एक बून मिली है कि आर्थिक तौर पर उनको एक फायदा हो रहा है तेल बेचने का, जो वो नहीं बेच पा रहे थे। दूसरा, यूएई की साइड में हो गया, सारे के सारे साइड हो गए, और जो 40-50 साल से जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी थी तेल के ऊपर, उस सारी की सारी भी एक तरीके से रिलीज होगी। तो ईरान अब तक के युद्ध में आप बताइए उसने लूज क्या किया? जो लीडरशिप लॉस हुआ वो तो एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन जिस रास्ते पे ये लोग चले थे कि ईरान को बिल्कुल ठप कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, वो तो नहीं कर पा रहे, उसको तो उल्टा लाभ हो रहा है, उसकी सारी सैंक्शंस हट गई। और लीडरशिप का जो हुआ, उस तरीके से उसने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी क्रेडेंशियल्स भी स्टैब्लिश कर दिए कि यहां पर अगर कोई फॉर्मिडेबल फोर्स है तो हम ईरान है। अब ईरान जिस तरीके से बहुत सोच समझ कर एक कदम उठा रहा है, मुझे लगता है नेतन्याहू जितने भी कदम उठाएंगे वो बदहवासी के होंगे। और आपको पता है बदहवासी में जो फैसले होते हैं उनके परिणाम क्या होते हैं, ये दिख भी रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी दिखेंगे। अगर ट्रंप इस युद्ध को इस तरीके से बीच में छोड़ के चले गए तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इजराइल इस नक्शे पे मिलेगा भी आपको या नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रंप अल्टीमेटली जो नेतन्याहू का जो सारी उछल कूद है वो आज से नहीं, वो पिछले 8 दशकों से आप देखेंगे तो वो कूदता ही केवल अमेरिका के दम पर है। और ट्रंप जिस तरीके का व्यक्ति है वो एकदम जैसे कल छोड़ के भाग गया, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। तो उस पूरी परिस्थिति में अब नेतन्याहू के पास बहुत सारे विकल्प है नहीं, वो बदहवासी में कोई इस तरह की चीजें करेगा जो आने वाले दिनों में उसके लिए भी भारी पड़ेंगी, और अमेरिका को तो मुंह दिखाना आज भी मुश्किल है और आने वाले दिनों में और दिक्कत है।
बिल्कुल सर। अब लेकिन जो परमाणु की जहां तक बात हो रही थी, नेतन्याहू और ट्रंप की तो बात हो गई, किस तरीके से इन दोनों का जो दुराव है, और हम पिछले कुछ दिनों से 2-4 दिन पहले से ही हम इस बात को देख भी रहे थे कि ट्रंप के जो बयान थे वो नेतन्याहू को लेके बहुत श्योरिटी वाले बयान नहीं आ रहे थे, और फाइनली नेतन्याहू ने वो औकात दिखा दी, अपना असली रंग दिखा दिया। असली रंग के साथ साथ ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी कि तुम फैसला नहीं ले सकते हो, अब फैसला हम लेंगे। यहां तक तो ठीक है सर। लेकिन एक और जो इसी टाइप के व्यक्ति की बात होती है, किम जोंग। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो परमाणु क्षमता की बात है, जो परमाणु हथियार रखने की बात है, वो सही है और वो देशों को रखना चाहिए। और ये बात वो इस युद्ध से जोड़ करके कह रहे हैं कि, और आप हम सबको याद है कि ट्रंप ने एक लाइन का एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शांति जो है वो ताकत के दम पर आएगी। यही बात किम जोंग भी अब कह रहे हैं कि शांति के लिए ताकत जरूरी, ताकतवर होना जरूरी है। साथ में वो खुली तौर पे ये भी चुनौती दे रहे हैं कि अब वो और परमाणु हथियार बनाएंगे। इन सारी चीजों का क्या असर पड़ेगा इस युद्ध पर भी, और युद्ध के बाद की परिस्थितियों पर क्या बदलाव आ सकता है, क्या असर पड़ सकता है? किम जोंग के इस बयान का क्या असर देखते हैं? देखिए राम प्रकाश जी, आपको पता है उत्तर कोरिया में कथित चुनाव हुए हैं अभी 4 दिन पहले, जिसमें 99.9% वोटिंग हुई थी और बड़ा जबरदस्त मैंडेट उस भाई को मिला है। तो उसका ये कहने का अर्थ केवल एक है कि आने वाले दौर में दुनिया में अगर किसी को सरवाइव करना है तो उसके पास न्यूक्लियर डेटरेंट होना जरूरी है, और उसका एग्जाम्पल वो खुद अपने देश को देता है। वो कहता है साहब 2019 में ट्रंप से बातचीत जब हमारी खत्म हुई थी, उसके बाद हमने एंश्योर किया कि हमारे पास ये न्यूक्लियर डेटरेंट हो, और हम आने वाले दिनों में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएंगे भी। तो बड़ा मतलब साफ है। आप देखिए नॉर्थ कोरिया की 2019 में ट्रंप की पिछली टर्म में बातचीत हुई थी, आपको ध्यान होगा, और साउथ कोरिया में जिस तरीके से अमेरिका के सारे वेपन सिस्टम से लेकर सारी चीजें तैनात है, तो अकेला नॉर्थ कोरिया छोटा सा देश सीधा अमेरिका के नाक में दम करने का मजा रखता है। और एक कल्पना और कीजिए राम प्रकाश जी, अगर इनके पास, नॉर्थ कोरिया के पास केवल ये न्यूक्लियर डेटरेंट ना हो तो उसका क्या हाल करेगा अमेरिका, आप सहज समझ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक कुशन है कहीं ना कहीं किसी बाहरी हमले को रोकने के लिए। न्यूक्लियर डेटरेंट होना एक बात है, और उसको डिलीवर करने के लिए वार हेड होना दूसरी बात है। उसके पास वो दोनों है, मिसाइल भी है और न्यूक्लियर वो भी है। तो ऐसी स्थिति में जो आज की तारीख में ईरान के बहुत सारे लोग आज इस बात को कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि काश हमने पहले ही ये फैसिलिटी डेवलप कर ली होती, तो आज अमेरिका या इजराइल की औकात नहीं होती कि वो हम पर इस तरह का हमला करते। उसके बावजूद भी खामनेई ने तमाम उसका अपने जो इस्लामकार वो सारी चीजों का हवाला देते हुए उसने कहा कि ये इस्लाम के अंदर हराम है न्यूक्लियर, ये सारी चीजें उन्होंने उसको दूर रखा। लेकिन आज वास्तव में ये पछतावे की बात है कि अगर उन्होंने तब ये बना लिया होता तो आज वास्तव में किसी की हिम्मत नहीं होती इजराइल की, रूस की। तो इस युद्ध के बाद हो चाहे रूस और यूक्रेन के युद्ध, वहां भी यूक्रेन में भी आप ध्यान कीजिएगा, यूक्रेन के पास सारे न्यूक्लियर आर्मामेंट्स होते थे, ये मत भूलिएगा। 90s के दौरान उन्होंने खुद अपने आप को परमाणु प्रसार से जोड़ते हुए उन्होंने वो हथियार त्याग दिए। इसी का परिणाम है कि आज रूस उस पर हमला कर पा रहा है। अगर उनके पास न्यूक्लियर डेटरेंट होता, आपको क्या लगता है किसी की हिम्मत होती है उन पर हमला करने की? तो आने वाला जो दौर है, जिस तरीके के सनकी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर डेटरेंट नहीं है तो मान के चलिएगा वो वल्नरेबल तो रहेगा। कोई भी ऐसा देश तो है नहीं कि जिसके आस पड़ोस में कोई शत्रुता ना हो या किसी के साथ वो मनमुटाव या वैर भाव ना हो। तो ये जो परमाणु क्षमता है, ये हमले की बजाय एक न्यूक्लियर डेटरेंट के तौर पर बड़ी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कई हथियारों की, एक परमाणु हथियारों की जो दौड़ 90s के दशक में कहीं बंद की गई थी, वो दोबारा शुरू ना हो जाए मौजूदा हालात में, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो इसराइल ईरान हो। और ईरान को तो हथियार देने वाले भी बहुत है, रशिया इज देयर, चाइना इज देयर, इवन नॉर्थ कोरिया कैन कम टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि वो उसी ग्रुप का हिस्सा है। तो आने वाले दिनों में मुझे दूसरी बात का है कि आने वाले दिनों में कहीं परमाणु का जो ये पूरा प्रसार है ये दोबारा से शुरू ना हो जाए, इसकी आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब लेकिन फिर भी ये सारी चीजें जो जो परमाणु को लेकर के एक पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पहले V2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ट्रंप ने इतना बड़ा दावा किया, फिर उनके देश के इंटेलिजेंस ने पूरा पोल पट्टी खोला कि भैया वो तो कोई कार्यक्रम नहीं चला रहा था, तुलसी गाबार्ड बुरी तरीके से फंसी हुई है जवाब देने के चक्कर में। और इन सारी चीजों का जो असर अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है, वो कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर पाएगा सर इस दुनिया के लिए इन हालातों में, जब आज सब लोग ये देख रहे हैं। अभी जैसे आपने जिक्र किया इजराइल का, कि इजराइल की सिक्योरिटी का हाल हम सब देख रहे हैं। ट्रंप के जो दावे थे, अमेरिका का जो सबसे मजबूत हथियार माने जाते थे, वो सारे के सारे इंटरसेप्ट किए ईरान ने। और ईरान इस पूरी परिस्थिति में अकेले होने के बावजूद भी इतनी मजबूती से रिटेलिएट कर रहा है।
ये कितना बड़ा मैसेज है दुनिया के बाकी देशों के लिए? क्या हम देखेंगे कि आने वाले समय में दुनिया के बाकी देश भी अपने को सेफ करने के लिए, अपनी मजबूती को स्थापित करने के लिए, अपनी स्वायत्तता बचाने के लिए हथियारों की होड़ में शामिल होंगे? और अगर वो शामिल होंगे तो क्या ये जो वार कंट्रीज कही जाती हैं, हथियारों को बेचने के क्रम में फिर ये कंट्रीज आगे बढ़ती हुई दिखेंगी? राम प्रकाश जी, एक बार ये युद्ध खत्म होने दीजिए, पूरी दुनिया का जो सामरिक दृश्य है ना, वो आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। ये जो आप महंगे जेट देखते हैं, बॉम्बर्स देखते हैं, ये 5th जनरेशन 6th जनरेशन, ये सब गए जमाने की बातें हो जाएगी। आप देखिएगा इन दोनों युद्धों ने, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो चाहे वो ईरान का युद्ध हो, इन्होंने कुछ नई चीजें दुनिया के सामने लाई कि आपका 1,500-2,000 करोड़ का F-35 हो और एक जो है छोटा सा मिसाइल, एक हीट सीकर, वो जाके उसको उड़ा सकता है। एक ड्रोन उसको उड़ा सकता है, एक मिसाइल उसको उड़ा सकती है। जहाज का कीमत हजारों करोड़ रुपए है, एक मिसाइल या ड्रोन की कीमत उसके बीच, और खासतौर पे ईरान ने जो मिसाइलें बनाई हैं वो तो अमेरिकन थार्ड की तुलना में या अमेरिकन पैट्रियट की तुलना में कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट पीनट्स। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अगर उनकी है तो इस पूरे युद्ध के बाद आप देखिएगा कि पूरी दुनिया की जो ये आर्म्स लॉबी है, लॉकहीड मार्टिन से लेकर के ईडीएस से लेकर यूरोपियन कंसोर्टियम जितने हैं या अमेरिकन जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं बल्क, उन सब की आप परिस्थिति देखिएगा, उन सबको अपनी लाइनें बदलनी पड़ेगी। एक तो जो ये हार्डवेयर आपका है, इसके आप कंप्लीट चेंज देखेंगे। आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का आ जाएगा पूरा कंप्लीटली। वो लड़ाई आमने सामने की रहेगी ही नहीं। वो जो एयरफोर्स आज लड़ती है ना बियॉन्ड विजुअल रेंज, उस तरह की परिस्थिति होगी। महंगे फाइटर्स नहीं होंगे, उसमें मिसाइलें होंगी, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और वो सारी चीजें, क्योंकि उनके अंदर फायदा है ना कि रेंज इज द ओनली इशू। ना तो उसको रिफ्यूलिंग चाहिए ना कुछ चाहिए। अगर वो 15,000 किलोमीटर की रेंज है तो 15,000 पे जाके ही रुकेगी। तो वो जो दौर है वो बहुत तेजी से जो शिफ्ट है पैराडाइम वेपन लॉबी का, वो कंप्लीट आपको दिखाई देगा इस लड़ाई के बाद। पहली बात ये। दूसरा, ईरान ने जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सामने सेट किया है वो ये है कि पूरी दुनिया ने आपके ऊपर सैंक्शंस लगा रखी है, अमेरिका ने आपका गला बिल्कुल चौक कर रखा है। उसके बावजूद भी देश कैसे खड़ा रहे और कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करे, खुद भी और अपने सहयोगियों की मदद से भी। जिस तरीके से उसने इन हालात में ड्रोन को डेवलप किया, इतना सस्ता ड्रोन, $20,000 का जो ड्रोन है वो आपकी पेट्रियट को लेके जा बैठता है। 50 लाख की पेट्रियट है एक, तो उसका कोई मुकाबला ही उस तरीके से नहीं हो सकता। ये जो आने वाला दौर है, इसमें जो वेपन्स लॉबी को एकदम नए तरीके से सोचना पड़ेगा और नए तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। ईरान ने एक वो रास्ता दिखाया है और न्यूक्लियर छोड़ करके उससे भी कहीं ना कहीं वो बड़ी गलती हुई है। अब वो आने वाले दौर में ये युद्ध कैसे समाप्त होता है, किन शर्तों पे होता है, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वरना जो मौजूदा परिस्थितियां है, जिस तरह के सनकी शाह राष्ट्राध्यक्ष आप लिए घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें ओनली वे टू सर्वाइव विल बी न्यूक्लियर डेटर्स। उसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। और इस समय मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी अभी ईरान में गैस प्लांट और पाइपलाइन पर हमला कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। ईरान के इंस्फान शहर में गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन पर हमला हुआ है। इसके अलावा खुर्रम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया है। यानी कि जो नेतन्याहू कह रहा है वो साइमल्टेनियसली कर भी रहा है और ट्रंप वहां पे अपने बैठ के माथा खुजा रहा है। अब ये देखिए, अगर उसकी पाइपलाइन पर इस पे करेगा तो अभी अगले ही कुछ घंटों में आप ईरान का रिटेलिएशन देखेंगे। और ये युद्ध किसी भी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। मुझे लगता है बदहवास जो ये नेतन्याहू है, ये कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन को और भीषण आग में झोंकने के लिए अंतिम स्तर तक प्रयास करता रहेगा। बिल्कुल। और ट्रंप की बात पूरी तरीके से जो औकात दिखाने वाली बात हम लोग कर रहे थे वो दिख भी रही है। इस खबर से ये साबित हो रहा है, ट्रंप सीजफायर की भाषा बोल रहे हैं और नेतन्याहू एनर्जी सेक्टर पे ही हमला कर रहा है। सर, एनर्जी सेक्टर को लेके इतना स्पेसिफिक क्यों, जरा ये भी समझ लें। एनर्जी सेक्टर इज द मेन प्रॉब्लम पॉइंट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। ईरान की सबसे बड़ी, अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका ये चाह रहा था कि ये पंगा तो ले लिया, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद जो उसके तमाम यूरोपियन सहयोगी देश से लेकर के तमाम जो है, उनको किस तरीके से, पहली बात तो क्रूड प्राइसेस तो बढ़ने थे ही थे, 70 से बढ़ करके आपने देखा किस तरीके 112 115 तक पहुंचे। कल ट्रंप की घोषणा के बाद एकदम 13% नीचे आगे लोअर फ्रीज भी लगी एक तरीके से। तो जान पूछ करके ट्रंप को ही तो ब्लैकमेल करके लाने की बात है, कोशिश इजराइल की। और क्या है कि हमले वो करेगा, नाम किसी और का लेगा, फॉल्स फ्लैग के नाम पर, उसने कर दिया, इसने कर दिया। आपको क्या लगता है कि जो ईरान जो है खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो किसी के, जब तक उसको ना छेड़ा जाए तब तक वो किसी के एनर्जी उस पर हमला करेगा? कभी नहीं करेगा।
इजराइल करता है ये सारे काम और मत्थे मड़ा जाता है ईरान के। ये पूरी परिस्थिति ट्रंप को जबरदस्ती वापस हाँक करके लाने की। ट्रंप किस बात पे भागा है? उसने चुनौती क्या दी थी? उसने कहा था कि 48 घंटे के अंदर हार्मूज खोल दीजिए। उन्होंने कहा हार्मूज बंद ही नहीं है, हार्मूज तो खुला है, केवल अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए बंद है। तो उसको दिख गया कि भाई कुछ बनेगी नहीं बात, तो उसने 5 दिन का टाइम बाय कर लिया, वो तो निकल गया। इजराइल की प्रॉब्लम यह है कि उसको ये मोमेंटम बनाए रखना है। आज की परिस्थिति उसको, नेतन्याहू को ये भी दिख रही है कि ट्रंप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। पूरे अमेरिका को ये पता लग गया। उनके जो एंटी टेररिज्म का जो चीफ था जिसने इस्तीफा दिया, उसने सरेआम ये कह दिया कि लड़ाई हमारी है ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड कहा उसने, ये लड़ाई तो इजराइल की है। तो पूरे अमेरिका के अंदर एक सेंटिमेंट बना हुआ है कि ट्रंप जो है नेतन्याहू की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज की तारीख में ट्रंप तो साइड हो गया, अब नेतन्याहू कहां जाए, वो सारी परिस्थितियां हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये नेतन्याहू जब तक है, ये यहां शांति नहीं होने देगा। और ये पूरी दुनिया की ना केवल ऊर्जा सुरक्षा के लिए राम प्रकाश जी, आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अकेली ऊर्जा सुरक्षा का मामला नहीं है। अगर ये रेट्स अगर यूं ही प्रिवेल करते रहे एनर्जी के, क्रूड ऑयल के, तो पूरी दुनिया वैश्विक मंदी में चली जाएगी, आर्थिक रिसेशन में चली जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? यही नेतन्याहू का खेल दिखता है मुझे। बिल्कुल, फिलहाल तो ये भी साफ तौर पे एक तरफ जहां दुनिया के ऊपर इन सब चीजों का असर हो रहा, वहीं ट्रंप इसके सबसे ज्यादा मुझे लगता है विक्टिम होते जा रहे हैं। नेतन्याहू का जाल ट्रंप के ऊपर ज्यादा कसा हुआ है। ट्रंप इससे किसी भी तरीके से निकलते हुए नहीं दिख रहा और अब तो खुले तौर पर नेतन्याहू ये बात साबित कर रहे हैं। अमेरिका की जनता इसको कैसे पचाएगी, मुझे लगता है कि ये भी शायद एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन सामने है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।